या भव्य आप एक काम करो यार, है हाँ जी, ना, शुरू करते हैं ठीक है, बिकॉज नो प्रॉब्लम। लोग आ गए हैं, टाइम हो गया, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, जस्ट जस्ट रेज योर हैंड और अनम्यूट योरसेल्फ and ask your question, but I would prefer if you guys ask your question at the end of this session. राइट, ठीक है। या हाय, आई एम भवेद आवा बेसिकली। ठीक है, आई एम अ फाउंडर एट सॉफ्टवेयर बेसिकली, एंड आई एम एफिलिएट मार्केटर, वेब डेवलपर एंड द सिक्योरिटी एनालिस्ट बेसिक। तो बेसिकली हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं बेसिकली वर्डप्रेस सिक्योरिटी ऑप्टिमाइजेशन के लिए। हम लोग सब ब्लॉगर्स हैं या एफिलिएट मार्केटर्स हैं, ठीक है। तो हम लोग सब लोग वर्डप्रेस पे ही अपना ब्लॉग बनाते हैं, और सबसे बड़ा इशू रहता है कि वेबसाइट हमारी हैक हो जाती है या सिक्योर नहीं रहती, ठीक है। तो उसी के कंसर्न में राजेश आर्य सर और मैंने ये डिस्कस किया था कि आज ये हम लोग वेबिनार रखें, ठीक है। एंड थैंक्स लॉट्स ऑफ इनवाइटिंग मी हियर बेसिकली। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इंटरनेट की बात करते हैं। अगर इंटरनेट पे सबसे ज्यादा अटैक्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, पॉपुलर अटैक्स हमारे इंटरनेट पे रहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिशिंग और अनपैच वल्नरेबिलिटी को छोड़ के, ठीक है, सबसे कॉमनली जो अटैक रहता है इंटरनेट पे वो रहता है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता होगा इसके बारे में, टेक्निकलिटी में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो मेरा काम रहेगा कि हम अपने आप को कैसे बचा पाए, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो अटैक्स रहते हैं वो रहे हैं फिशिंग बेसिकली। और फिशिंग के बारे में किसी को कुछ आइडिया है बेसिकली? अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, बता सकते हो। Okay, your voice is not clear, जो भी है। You may continue, हम लोग बाद में कर लेंगे यार। ठीक है, ठीक है सर, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हमें जो समझने के हैं यहाँ पे अटैक्स, दैट इज डी डॉस, ठीक है। डी डॉस का मतलब भी होता है कि बहुत सारे हैकर्स एक साथ, ठीक है, हमारी वेबसाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो वेबसाइट के रिसोर्सेज हैं, अब रिसोर्सेज का मतलब है रैम हो सकती है, सीपीयू हो सकता है, या बैंडविड्थ हो सकती है हमारे सर्वर की, ठीक है, वो पूरी यूज हो जाती है। अलग, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं रहती। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपकी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है बहुत लोगों में, मतलब कोड में कुछ भी छेड़खानी नहीं की गई है, लेकिन फिर भी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं रह रही है। या डीडोस की वजह से बहुत सारे जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं वो आपकी वेबसाइट को बैन भी कर देते हैं या ब्लैकलिस्ट भी कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसका एक और एग्जांपल भी है। जैसे कि आप सीबीएसई का रिजल्ट आता है आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। जो भी सीबीएसई का रिजल्ट आता है, सीबीएसई की रिजल्ट पे आते ही एकदम से क्या होता है कि मतलब 5-10 मिनट के लिए हम लोग सीबीएसई की साइट खोल नहीं पाते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सब लोग एक साथ ही उस साइट को खोल रहे होते हैं, और उसकी जो बैंडविड्थ है और उसकी जो रिसोर्स पावर है वो यूज हो जाती है उस केस में, ठीक है। अब डीडोस के केस में हैकर जानबूझ के ऐसा करता है कि जिससे कि उसकी वेबसाइट ना खुले और हैक हो जाए बेसिकली, ठीक है। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो सर्वर है वही कुछ इंप्लीमेंट करता है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, ठीक है। इसके लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो भी आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है, ठीक है, वो अच्छा हो, ठीक है। उसके बाद डीडोस की प्रोटेक्शन हो, ठीक है। डीडोस की प्रोटेक्शन आप क्लाउडफ्लेयर को यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हो, जहां तक कि अगर आप खुद से कुछ इंप्लीमेंट करना चाहते हो, अगर आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडर है डीडोस प्रोटेक्शन नहीं देता है तो आपको, ठीक है। उसके बाद जो मेन अटैक्स आते हैं ये हम लोगों को समझने के हैं, और इन पे हमें काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक हमारी गलतियों की वजह से होता है, या वर्डप्रेस जिसने बनाया है उसकी गलती की वजह से होता है, ठीक है, या प्लगइन जो हम यूज कर रहे हैं उसकी गलती की वजह से हो रहा है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। अच्छा, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक में एक चीज मैं बताना भूल गया कि एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक में क्या होता है कि जो डेटाबेस है, ठीक है, वो डेटाबेस आपका कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है। मतलब डेटाबेस का मतलब क्या है कि जहां पर आपकी डेटा स्टोर होता है, एसक्यूएल की बात करते हैं, ठीक है। तो एसक्यूएल आपका कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है, ठीक, जिससे कि वो आपके डेटाबेस को एक्सेस कर लेता है, और डेटाबेस को एक्सेस करने के बाद वो डेटाबेस को चेंज कर सकता है। आपने देखा होगा कई बार पोस्ट वोस्ट पेजेस चेंज हो जाते हैं, या कुछ पोर्शन उड़ जाता है, या कुछ पोर्शन आ जाता है समथिंग, ठीक है। या कुछ लोग बैकलिंक्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं कि भी अपना बैकलिंक
हम लोग डाल दिया और यूजिंग दिस अटैक बेसिकली। ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, आपने देखा होगा बहुत बार स्क्रिप्ट्स रन हो रही होती हैं, कोई स्क्रिप्ट। एक बहुत कॉमनली अटैक बीच में चला था, बीच में मार्केट में, कि लोग क्या करते थे, विजेट्स में ना एक स्क्रिप्ट डाल देते थे। उससे क्या होता था कि जैसे आपकी साइट पे यूजर आता था तो साइट से रीडायरेक्ट होकर किसी और साइट पे चला जाता था। ठीक है, दैट इज एग्जांपल ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इसको हम एक्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद के अटैक्स कुछ समझने के लिए नहीं है, क्योंकि हैकटिविस्ट जो ओरिजिनल अटैक्स, मतलब ये कुछ ऐसे अटैक्स हैं जो कि हैकर्स खुद से बनाते हैं। मतलब एक तरह के न्यू तरह की वल्नरेबिलिटी हम लोग ढूंढने के बाद हम लोग उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये पॉपुलर अटैक्स थे बेसिकली जो आज के टाइम पे इंटरनेट पे चलते हैं। ठीक है, इससे हमारा इतना लेना देना नहीं है, बट आगे हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और सिक्योर कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कौन कौन ऐसा बंदा है जो जो वेबसाइट बनाने से पहले या ब्लॉग बनाने से पहले ये सोचता है कि भाई हाँ कि तो मेरी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है, मैं सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करने वाला हूँ। अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकता है कोई यहाँ पे? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ आ रही है, आई गेस वो लोग। अब्दुल अपने आप को अनम्यूट करना। अब्दुल अनम्यूट करना अपने आप को। आई थिंक अब अब्दुल अपने आप को अनम्यूट करके देखो। भव्य आप अपने आप को अनम्यूट करो। नहीं कर पा रहे हो? हो रहा है सर अनम्यूट यहाँ पे। ठीक हाँ है, तो आप तो कंटिन्यू करो आप। ठीक है, हाँ बताइए फिर कौन कौन यहाँ पर सोचता है ऐसा बंदा कि भाई कोई है यहाँ पे जो सोचता है ऐसा कि वेबसाइट बनाने से पहले कि भाई मैं सिक्योरिटी के लिए क्या करूंगा, क्या करना चाहिए मुझे? बिल्कुल, प्लगइन्स लगाते हैं। किस तरह के प्लगइन्स आप लगाते हैं? अब सुकुरी नाम के कोई प्लगइन है। आप पहले अपना नाम बताइए। ओके, मैं नरेंद्र हूँ, नरेंद्र कुमार पंकज। ओके, ओके, सो मैं सुकुरी एक है जो मैं रेगुलर हर वर्डप्रेस ब्लॉग में लगाता हूँ, जिससे मुझे समझ में पता चलता रहता है। ओके, और इसके अलावा तो और कुछ ज्यादा टेक्निकल आता नहीं है। ठीक है। और कोई है यहाँ पे ऐसा? अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। कभी कभी हम वर्डप्रेस प्लगइन भी यूज कर लेते हैं। वर्डप्रेस प्लगइन यूज कर लेते हैं, ओके ग्रेट। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि मैंने ऐसा देखा है मार्केट में, आज भी लोग 90% से ज्यादा लोग ये नहीं सोचते कि सिक्योरिटी के बारे में कि वेबसाइट को सिक्योर करना है या मुझे मुझे वेबसाइट को सिक्योर सोचना है। ठीक है, ऐसा हमारी इंडस्ट्री में नहीं है, सिर्फ ये ऐसा मतलब पूरी मार्केट में है। ठीक है, मतलब चाहे कोई भी डेवलपर हो, कोई भी वेबसाइट हो, कुछ भी हो, वो पहले वेबसाइट बनाता है, उसके बाद सोचता है कि यार मुझे ना सिक्योरिटी के बारे में करना चाहिए। वो भी तब सोचता है जब वो एक बार हैक हो चुका होता है। ठीक है, बहुत सारे अटैक्स ऐसे देखे हैं हम लोगों ने जहां पर लोगों ने कभी सोचा ही नहीं ऐसा कि ईमेल आईडीज के बारे में भी सोचा कि ईमेल आईडी भी हमारी हैक हो सकती है। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है कि हम लोग पहले से ही सिक्योरिटी के नॉर्म्स सोच के चलेंगे। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे अब कि हमें कैसे सोचना है और कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ बेसिकली अभी। ओके, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि जो वर्डप्रेस हम यूज कर रहे हैं, पहली बात तो एक वो सीएमएस है। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि कोई भी सीएमएस 100% सेफ नहीं हो सकता, और दूसरी बात वो ओपन सोर्स है। ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि भाई आज के टाइम पे बहुत लोगों को ओपन सोर्स का मतलब ही नहीं पता मेरे ख्याल से। ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब ये है कि आपको वो पूरा एप्लीकेशन को देते ही है फ्री में। ठीक है, एक होता है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर का मतलब होता है कि आपको फ्री में पूरा एप्लीकेशन दे दिया उन्होंने और आप यूज करो बैठ के। ठीक है, ओपन सोर्स में क्या होता है कि एप्लीकेशन तो मिलता ही है आपको और साथ में उसका कोड भी मिलता है। ठीक है, अब कोड क्यों देते हैं वो आपको? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उसको इम्प्रूव करो और यूज करो अपने आप से। ठीक है, यानी कि दे आर सीकिंग यू फॉर द इम्प्रूवमेंट। ठीक है,
तो ओपन सोर्स के केस में क्या है, कोड भी हमारे पास है, जो कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल है लोगों के पास, और जब भी कोड अवेलेबल रहेगा तो लोग उसमें गलतियां ढूंढ सकते हैं और लोगों की वेबसाइट्स को अटैक करने में यूज कर सकते हैं। बट फिर भी वर्डप्रेस ने अपने आप को बहुत इंप्रूव किया है। 2017 का ये सर्वे है बेसिकली, ठीक है, इसमें क्या है 39% वेबसाइट्स ही वर्डप्रेस की वेबसाइट हैक हुई थी। अगर बाकी का मैं रेशियो देखूं तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और जो कि अभी 2020 आने के बाद जब से 5 वर्जन आया है वर्डप्रेस का, ठीक है, दैट इज वेरी सिक्योर। और दूसरी बात ये कि जब से PHP 7.0 का सपोर्ट आया है, ठीक है, उसके बाद से भी चीजें बहुत इंप्रूव हुई हैं, ठीक है। 2020 का मुझे कहीं सर्वे मिल नहीं पाया था, बट एज पर माय रिकमेंडेशंस कि अभी वर्डप्रेस का जो रेशियो है वो बहुत कम हो गया होगा, ठीक है। तो सेफ्टी की सॉफ्टवेयर की आपकी लाइफ साइकिल ही ऐसी रहती है कि जैसे टाइम फ्रेम मूव करता है आगे, ठीक है, तो जो एप्लीकेशन है वो ज्यादा सेफ और सिक्योर होता जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अपडेट्स निकालते रहते हैं, क्योंकि अपडेट्स निकालने का मतलब ही उनका यही है बेसिकली, ठीक है। तो वर्डप्रेस आज के टाइम पे सेफ है, बट फिर भी वल्नरेबिलिटी आ सकती हैं क्योंकि ओपन सोर्स है, क्योंकि कोड पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि वर्डप्रेस की वेबसाइट हमारी हैक क्यों होती है, ठीक है। अब अगर देखें तो 75% वेबसाइट्स जो हमारी हैं वो वल्नरेबल प्लगइन्स की वजह से हैक होती हैं, यानी कि जो प्लगइन्स हम यूज करते हैं वो सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 20% वेबसाइट्स जो हैं वो आपकी वर्डप्रेस की जो कोर फाइल्स हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस की कोर फाइल्स पब्लिकली एक्सेसिबल हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी यूजर आके ठीक है कोड को पढ़ सकता है और कोड में गलतियां ढूंढ के उसको अटैक करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। और 5% जो वेबसाइट्स हैं वो वल्नरेबल थीम्स की वजह से हैक होती है। थीम्स बहुत कम वल्नरेबल होती हैं एज कम्पेयर, क्योंकि उसमें स्टाइलिंग से रिलेटेड ज्यादा चीजें होती हैं एज कम्पेयर टू फंक्शनैलिटी, और जहां फंक्शनैलिटी ऐड होती है तो वहीं पर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है बेसिकली, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं इस सर्वे के हिसाब से देखूं तो 4.0 में जैसे जैसे आपका जो वर्जन्स बढ़ते जा रहे हैं, जो वर्जन्स की जो वल्नरेबिलिटीज कम होती जा रही हैं, ठीक है। अब सबसे बात समझ में आ रहा है वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द वल्नरेबिलिटी। आज मतलब बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि वल्नरेबिलिटी होती क्या एग्जैक्टली। देखो वल्नरेबिलिटी का मतलब ये है कि कोई गलती, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा वल्नरेबिलिटी क्या होती है। जैसे एक ना बहुत पहले एक एप्लीकेशन हुआ करता था, मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। उस एप्लीकेशन में सीरियल की डलती थी, जैसे कि विंडोज में डलती है या ऑफिस में डलती है हमारे, ठीक है। उस सीरियल की में कोड में ऐसा लिखा हुआ था कि अगर कोई भी सीरियल की 10 डिजिट की है तो वो आगे जाके चेक करे और वहां से सर्वर से चेक करके बताए कि ये सीरियल की जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है। बट उस डेवलपर ने ये चेक ही नहीं किया कि यार 10 से अगर 11 डिजिट की मैं बना के डाल दूंगा यहाँ पे कोई भी सीरियल की तो वो क्या करेगा, ठीक है। इसी वजह से क्या होता था, जैसे ही मैं 11 डिजिट की कोई भी वहां पे सीरियल की डालता था, कोई भी रैंडम, ठीक है, उसका जो एप्लीकेशन है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता था और उसका एप्लीकेशन बाईपास हो जाता था। तो अब ये गलती क्या है कि उसने चेक नहीं किया, उसने जो 10 डिजिट्स वाला केस को चेक कर लिया, ठीक है, उसके आसपास के केसेस को चेक नहीं किया उसने, ठीक है। ये वल्नरेबिलिटी है बेसिकली, ये एक गलती है जो डेवलपर ने की है, जिसकी वजह से इस तरह की, इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट वैलिडेशन अटैक्स, अगर जानना है किसी को, ठीक है। तो इसकी वजह से इनपुट वैलिडेशन अटैक की वल्नरेबिलिटी आ गई क्योंकि उसने इनपुट को ढंग से वैलिडेट नहीं किया, ठीक है। क्लियर है दिस इज। तो वल्नरेबिलिटीज, अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि 75% वल्नरेबल प्लगइन्स होते हैं समथिंग। अब सब लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा बड़ा ज्यादा कि भाई आप कैसे देखोगे कौन सा प्लगइन खराब है, कौन सा प्लगइन सही है, कौन से प्लगइन वल्नरेबिलिटी है नहीं है, समथिंग समथिंग, ठीक है। तो इसको ढूंढने का एक बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास, ठीक है, दैट इज बेसिकली ये, ठीक है। अब क्या होता है कि जो भी हमारे गवर्नमेंट्स है, यूएस की गवर्नमेंट ने एक डेटाबेस बना रखा है अपने पास, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस, ठीक है। आप इस पे जाके चेक कर सकते हो कि भाई मुझे ना इस प्लगइन की वल्नरेबिलिटी चेक करनी है या मुझे इस वर्जन की वल्नरेबिलिटी चेक करनी है। इसमें जरूरी नहीं सिर्फ वर्डप्रेस की चेक कर सकते हो, किसी भी एप्लीकेशन की चेक कर सकते हो, लाइक जूमला, कोई भी एप्लीकेशन, इवन माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज की भी चेक कर सकते हो वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। तो
ये एक बहुत बड़ा ओपन सोर्स एप्लीकेशन है जहां पर आप पूरा डेटाबेस है एक तरह से, ठीक है, और ये लोग मेंटेन करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर रखा है, हम लोग रैंक मैथ नाम का प्लगइन बहुत यूज करते हैं, ठीक है। लल्ला शायद बहुतों ने सुना भी होगा कि अभी रैंक मैथ में वल्नरेबिलिटी आ गई थी बेसिकली कुछ ना कुछ, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ रेस्ट एपीआई की वजह से वल्नरेबिलिटी थी कुछ, ठीक है। बट लेट मी कंफर्म, हाँ ये सर। रैंक मैथ वाले हमारे सर ना हो जाए, रैंक मैथ का अब वो पैच हो चुका है। हाँ हाँ सर, ठीक वो है। मुझे मालूम, वो मैं आगे बताने वाला हूँ बेसिकली अभी, ठीक है। जो रैंक मैथ का प्लगइन है बेसिकली 1 पॉइंट, यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हो आप, 1.0.40.2 के अंदर वल्नरेबिलिटी थी वो बेसिकली, ठीक है। आगे ये भी लिखा हुआ है कि 6.1 मीडियम, मतलब इसका लक्सेबिलिटी कितनी है, मतलब कितनी डेंजरस है बेसिकली, ये 6.1 स्केल था आउट ऑफ 10 बेसिकली, ठीक है। और वो बेसिकली ये पब्लिश हुई थी अप्रैल 07 पे, ठीक है। और वो मेरे ख्याल से आपने देखा होगा 1.0.42 वर्जन अभी आ चुका है फिलहाल, ठीक है। उसके अंदर वो पैच हो चुकी है बेसिकली ये सारी वल्नरेबिलिटी। आप जब भी अगर चेंज लॉग्स में जाके देखोगे, इनकेस मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ इस चीज का, इफ यू वांट टू सी, तो एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस, ये एक डेटाबेस है, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगी आपको वेबसाइट वाली। यहाँ पे जाएंगे वल्नरेबिलिटीज में, जाके यहाँ पे, और यहाँ पे सर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आके आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी रैंक मैथ ही टाइप कर लेता हूँ, फिर मैं कुछ और आपको टाइप करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने रैंक मैथ को टाइप किया, रैंक मैथ को टाइप करने के मुझे मालूम पड़ रहा है कि यहाँ से कि ये कुछ एक वल्नरेबिलिटी आई थी जो कि 1.0.40 वर्जन में थी, और इस दिन वो पब्लिश हुई थी बेसिकली, ठीक है। तो मैंने इस पे जाके चेक कर सकता हूँ मैं कि वल्नरेबिलिटी कौन कौन सी, और भी आप देख सकते हो, पूरा एक डेटाबेस मिलेगा आपको, पूरी एक शीट मिलेगी प्रॉपरली कि क्या क्या थी। अब मैं देखो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये आपकी जो वल्नरेबिलिटी पैच हो चुकी है, ठीक है। और इसका रीजन है कि चेंज लॉग्स में जाके आप चेक कर सकते हो कि ये जो प्लगइन है इनका लॉग्स में जाके मैं आपको दिखा भी सकता हूँ चीज कि ये कब पैच हुई थी बेसिकली। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से ढूंढ सकते हो वैल्यूज को। जैसे 42 वर्जन था ये रहा, इसमें वल्नरेबिलिटी थी 40 में थी आई थिंक, एक सेकंड, ये रहा, इसमें थी वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ पर आकर इन्होंने वल्नरेबिलिटी को पैच किया था एक सेकंड, ये रहा, a couple of REST API security issues reported by WordFence ने fixed, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग वल्नरेबिलिटी पैच करते रहते हैं और यहाँ वल्नरेबिलिटीज आती भी रहती हैं, ठीक है। तो आप ये चेक कर सकते हो कि कौन सा प्लगइन अभी के वर्जन में वल्नरेबल चल रहा है। बट मैं आपको हमेशा यही गाइड करूंगा कि आप जो जितने भी आपके प्लगइन्स हैं, थीम्स हैं, उनको अपडेट कीजिए रेगुलर बेसिस पे। और और अगर किसी भी वजह से आप अपडेट नहीं कर पा रहे हो या आपके पास उसकी की नहीं है, सीरियल की नहीं है, ठीक है, तो मेक श्योर कि उसमें कोई वल्नरेबिलिटी ना हो, अदरवाइज चेंज द प्लगइन, ठीक है। अगर आप उसी प्लगइन को यूज करते रहोगे तो तुरंत आप हैक हो सकते हो, और वो बहुत इजीली हो जाता है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ, लोगों को पता कैसे चलता है कि हमारे में ये वाला वर्जन चल रहा है, उसके बहुत अच्छे तरीके हैं, एंड दे फाउंड आउट द वेबसाइट्स एंड दे कैन अटैक इजीली बेसिकली, ठीक है। अब इस पे जाके आप कुछ और भी टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको वर्डप्रेस की जो वल्नरेबिलिटी चेक करनी है, फॉर एग्जांपल मैं भी दिखाता हूँ। मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है कि आपको अपडेट करना चाहिए अपने आप को बार बार, जो भी अपडेट्स बेसिकली आते रहते हैं वर्डप्रेस में या थीम्स प्लगइन्स में, तो वो मैं आपको उसका रीजन मिलता है। जैसे अभी आपका वर्डप्रेस का 5.4 वर्जन चल रहा है, ठीक है, और 5.3 वर्जन को अगर मैं जाकर चेक करता हूँ और मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ क्या क्या वल्नरेबिलिटी उसमें है या थी, ठीक है, तो ये देख रहे हो कि बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हैं 5.3 वर्जन में, और भी 3 पेजेस अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी वल्नरेबिलिटीज आपके 5.3 वर्जन में है, ठीक है। अभी ये क्या WP जॉब बोर्ड प्लगइन जो था, वो जैसे ही 5.3 वर्जन में इंस्टॉल करते थे वो एक वल्नरेबल हो जाता था अपने आप ही, ठीक है, जो कि रिपोर्ट किया गया आखिरी February 25 पे, क्योंकि इसके बाद 5.4 आ गया और उन्होंने सारी वल्नरेबिलिटी पैच कर दी उसको अपने आप ही। इसी की वजह से ही ये ठीक हो पाया बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि कौन सी थीम या कौन से वर्जन में मतलब क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं। आप कुछ और भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे जूमला भी चेक कर सकते हो, आप कुछ भी चेक करोगे आपको मिल जाएगा बेसिकली यहाँ पे। ये पूरे वर्ल्ड का डेटाबेस है एक तरह से, ये यूएस की गवर्नमेंट का मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफ वहाँ की है उन्होंने ही बना रखा है ये चीज। अगर देखना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट का एक डेटाबेस है बेसिकली, ठीक है। यूएससीआरटी
यूएस में ये सिक्योरिटी जो साइबर सिक्योरिटी है वो देखते हैं, CERT जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ की, ठीक है। तो बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वल्नरेबिलिटी चेक करने के लिए कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अपना, ओके। तो हम लोगों ने वल्नरेबिलिटी चेक कर ली। तो आई विल एडवाइस कि भाई जो भी वल्नरेबिलिटीज, अगर आपके पास वल्नरेबल प्लगइन है या तो उसको अपडेट कीजिए, अगर आप उसको अपडेट नहीं कर पा रहे हैं तो आई जस्ट चेंज द प्लगइन। अदरवाइज क्योंकि मैंने देखा है, आपने खुद अभी चेक किया कि 75% जो वेबसाइट्स हैं वो वल्नरेबल प्लगइन्स की वजह से ही हैक होती है। तो भाई प्लगइन्स को सबसे पहले पकड़ के जो भी है अपडेट कर दो, रिजॉल्व कर दो उसको, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं इस पर। अब हमें समझ में आ गया कि वेबसाइट हैक क्यों होती है, कैसे होती है, कहाँ से आप वल्नरेबिलिटी चेक कर सकते हो अपनी, ठीक है। अब हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं अपने आप को बचाने में, ठीक है। हमको पढ़ाई नहीं करनी है, हमको सिक्योरिटी एनालिसिस नहीं सीखना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट सेफ हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे आए हुए बंदे का हर एक का ये मोटिव है बेसिकली आज का, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि पहला पॉइंट क्या है। अगेन बहुत सिंपल चीज, अपडेट ऑल द प्लगइन थीम। बट अगर आप नहीं कर पाते हो तो सर्च फॉर इट वल्नरेबिलिटी डेटाबेसेस के अंदर, और उस करंट वर्जन को अवॉइड करो यूज करना जिस वर्जन के अंदर वो वल्नरेबिलिटी है। अदरवाइज क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है मेरे पास, रिनेम द WP लॉगिन और WP एडमिन यूआरएल। ये बहुत कॉमन चीज है। देखो होता क्या है कि अटैकर जो होता है ना, मान लो उसने आपकी साइट पे ढूंढ भी लिया, ठीक है, और वो WP लॉगिन पे आ गया, वो कुछ वहां पे कुछ ट्राई करना चाहता है या कुछ। हमारा मेन काम यह है कि अटैकर का काम मुश्किल बनाना, ठीक है। कोई भी बंदा 100% सिक्योरिटी पास नहीं कर सकता। आपने सुना होगा आज से 2-3 साल पहले गूगल भी हैक हुआ था, ठीक है। फेसबुक में भी दिक्कतें आ चुकी हैं बहुत बार। जब गूगल फेसबुक जैसी कंपनीज हैक हो चुके, मतलब हैक हो सकती हैं, तो बेसिकली हम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, ठीक है। तो थिंग इज कि भाई जो मेन मकसद है वो यही है कि भाई जो अटैकर का काम, जो अटैक करना चाहता है, जो बंदा हैक करना चाहता है, जो आपके पीछे हाथ धो से पड़ा है, उसका काम मुश्किल से मुश्किल बनाना कि वो हमारी वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज कर सके, ठीक है। तो पहला उसका स्टेप है कि जो जो एडमिन, जो हमारा डिफॉल्ट wp-login.php यूआरएल होता है, उसको चेंज कर दो, उसको चेंज करके कुछ भी बना दो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं प्लगइन्स यूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। हाँ, प्लगइन्स काफी सारे आते हैं, मैंने भी एक यहाँ प्लगइन मेंशन किया है यहाँ पे, WPS हाइड लॉगिन प्लगइन। बट मैं जो प्रेफर करता हूँ वो मैनुअल मेथड करता हूँ, ठीक है। मतलब मैनुअल ही क्यों, मैं जिस मेथड्स यूज करता हूँ वो सारे मैनुअली करता हूँ, मैनुअली खुद से कोड लिख के या खुद से कोड में चेंजेस करके। उसका फायदा, उसका रीजन मैंने अभी बताया कि 75% प्लगइन्स की वजह से ही वेबसाइट हैक होती है, ठीक है। अब आप जितने ज्यादा प्लगइन्स उसमें डालते जाओगे, कहीं ना कहीं ये प्लगइन भी तो वल्नरेबिलिटी ऐड कर सकता है आपकी साइट के अंदर, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप मैन्युअली काम करो, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते हो तो प्लगइन को कंसीडर किया जाए, अदरवाइज आप मैन्युअली किया जाए। फॉर एग्जांपल मैं एक डेमो देना चाहता हूँ इसका wp-login.php का, ठीक है। मैन्युअली हम लोग किस तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए, और बहुत इजीली हो जाता है ऐसा काम, ठीक है। तो एक ये डेमो आप देख सकते हैं अभी। मैं अभी एक वेबसाइट है मेरे पास, वो आप देख सकते हैं, एक सेकंड। ठीक है, एक वेबसाइट है arawatenterprises.com। ये मैंने अभी एक वेबसाइट किसी क्लाइंट के लिए क्रिएट की है, ठीक है। तो मैं क्या, अभी इसका जो डिफॉल्ट यूआरएल है मैं अभी चेक कर सकता हूँ, wp-admin ही यूआरएल है, और wp आपका login.php ही खुलेगा। अभी देखते हैं एक सेकंड। इंटरनेट स्लो,
चलो किसी और साइकिल चेक कर लेते हैं। हाँ गाइस होल्ड कीजिए, वो आई गेस साइट ओपन कर रहे हैं। ठीक है। भव्य, आर यू देयर? हेलो। हाँ भव्य, हाँ सर। हाँ स्क्रीन मैं कह शेयर। रहा हूँ। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? नहीं। ओके ओके। हाँ बारी सर। हाँ आ गई। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, मुझे रणनीति इंडिया का एक वेबसाइट है, रणनीति इंडिया.com। ठीक है, मुझे इसका यूआरएल चेंज करना है। बेसिकली डिफॉल्ट यूआरएल है। अभी देख पा रहे हो कि इस वेबसाइट में अभी डिफॉल्ट चल रहा है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली जाऊंगा इस वेबसाइट का जो भी आपका सी पैनल है या कोई भी आप पैनल यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप डायरेक्टली जाइए फाइल मैनेजर के अंदर। ठीक है, और इसमें पब्लिक एचटीएमएल में यहाँ पर मेरी जो भी डिफॉल्ट फाइल्स हैं वर्डप्रेस की वो सब यहाँ देख करते मैं देख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक फाइल का नाम होता है wp-login.php। ठीक है, मैं इसको एडिट करता हूँ फाइल को। ठीक है, ये फाइल एडिट हो गई यहाँ पे। एडिट होने के बाद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब मेरे को समझ तो नहीं आ रहा बेसिकली क्या है एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन मैं इसमें क्या करूंगा, यहाँ पे जाके सर्च करूंगा और यहाँ लिखूंगा wp-login.php कहाँ कहाँ पर है। एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है आपको इसके लिए। और इसको रिप्लेस कर देना है किसी और चीज से जो भी आप चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ wp-secure.php, ये आप चाहते हो कि इस फाइल से खुले, आपका जो भी खुलना चाहते हो, तो आप इसको रिप्लेस कर दो, ऑल करके रिप्लेस ऑल। ठीक है, रिप्लेस ऑल करके आपको सेव कर दो फाइल को। ठीक है, फाइल को सेव करने के बाद जस्ट गो बैक। ठीक है, और इस फाइल को रिनेम भी कर दो आप इसको। इस रीनेम करोगे क्या क्या है, फाइल का नाम है secure.php। ठीक है, अब ये फाइल सिक्योर हो गई है। ठीक है, अब अगर मैं wp-login.php पहले खोलता हूँ, जो डिफॉल्ट मेरा होता है एस्पेक्ट, मैं वो खोल के देखता हूँ एक बार कि अब क्या होता है बेसिकली। अब अगर मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो 404 एरर थ्रो हो रहा है बेसिकली। इसका मतलब पेज नॉट फाउंड, वो पेज अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, अब अटैकर के लिए एक अलग से वो आ गया। अब अगर मैं खोलना चाहता हूँ तो अपना अपना जो भी लॉगिन पेज, इट विल बी एक्सेसिबल फ्रॉम द secure.php। यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना लॉगिन जो यूआरएल है वो चेंज कर सकते हो। प्लगइन्स भी आप यूज कर सकते हो अगर आपको ये सही नहीं लगता, बट ये इजी तरीका है एक तरह से। और दूसरी बात ये कि भाई इजी तरीके के साथ साथ में आपको, आपने कुछ भी और प्लगइन ऐड नहीं किया जिससे कि आपको स्पीड और सिक्योरिटी दोनों हार्म नहीं होगी उस केस में। ठीक है, अदरवाइज क्या है, जितने ज्यादा प्लगइन्स आप डालते जाओगे उतना ज्यादा
सिक्योरिटी और स्पीड के जो खतरे हैं बढ़ते रहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अगला मेथड जो है हमारा सिक्योर करने के लिए, दैट इज बेसिकली चेंज द डिफॉल्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्डप्रेस लाइक प्लगइन्स, थीम्स एंड दिस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, बहुत सारी वेबसाइट आती हैं जो आपको चेक करके बता सकती हैं कि भाई ये साइट कौन कौन से प्लगइन्स यूज कर रही है, ये साइट कौन कौन सी थीम्स यूज कर रही है, समथिंग समथिंग। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि उस तरीके से आप तो उससे होता क्या है, देखो सबसे पहली बात तो ये, फॉर एग्जांपल आप कोई प्लगइन यूज कर रहे हो रैंक मैथ, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं पहले डिटेक्ट कर लूंगा कि आप रैंक मैथ यूज कर रहे हो, फिर मैं चेक कर लूंगा रैंक मैथ का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, फिर मैं क्या करूंगा वल्नरेबिलिटी डेटा में जाके उस वर्जन से रिलेटेड वल्नरेबिलिटी चेक करूंगा। ठीक है, और आपकी वेबसाइट को उस वल्नरेबिलिटी के हिसाब से अटैक करने की कोशिश करूंगा और आपके हैक कर लूंगा। ठीक है, सिंपल तरीका है। अब ये स्टेप्स जो शुरू हुए, ये स्टार्ट ही ऐसे हुए कि उसको पता लग गया कि मैं रैंक मैथ यूज कर रहा हूँ। अगर मान लो उसको ये पता ही नहीं चले कि आप रैंक मैथ यूज कर रहे हो, यही हम लोग थर्ड स्टेप में करने वाले हैं बेसिकली। इसमें क्या है कि डिफॉल्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हो। इसके लिए कुछ पेड प्लगइन्स हैं, मतलब मैनुअली भी हम लोग कर सकते हैं, बट एक लंबा टास्क है इसके लिए। htaccess फाइल को यूज करके हम लोग करते हैं ऐसा। ठीक है, किसी को कुछ जानना होगा तो इसमें मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा बस खाली कि भी एक पेड प्लगइन है हाइड माय WP प्लगइन बेसिकली। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें क्या है कि जो भी आपके डिफॉल्ट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे प्लगइन फोल्डर का नाम प्लगइन होता है, ठीक है, WP कंटेंट के अंदर होता है, WP कंटेंट की जगह लिख दिया A, प्लगइन की जगह लिख दिया P, और प्लगइन का रैंक मैथ में लिख दिया RA। ठीक है, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि भी आप रैंक मैथ यूज कर रहे हो। और जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं कि भाई कौन सा थीम है, कौन सा प्लगइन है, तो वो लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे आपकी कौन सी प्लगइन, कौन सा थीम यूज कर रहे हो, और जिसकी वजह से एक सिक्योरिटी की एडिशनल आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी आपको। इसके बाद सॉरी टू इंटरप्ट, या बट हेलो, अगर कभी वर्डप्रेस पे फिर अपडेट आता है और हम हाँ अपडेट कर लेते हैं तो फिर ये सारी चीजें तो चेंज हो जाएगी। हाँ, नहीं चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो प्लगइन्स के थ्रू पे ना रीडायरेक्ट होते हैं वो यूआरएल्स। एक्चुअली में वो ना फोल्डर स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता कुछ भी। आपका जो भी आपका फोल्डर का स्ट्रक्चर है, जो प्लगइन है, वो फोल्डर्स के स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ता। वो बस रीडायरेक्ट करता है चीजों को भी। नहीं अभी तो वर्डप्रेस का अपडेट। हाँ, वर्डप्रेस का अपडेट का तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको उस केस में। अच्छा। हाँ ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अगला फोर्थ पॉइंट है मेरे पास। हम लोग बहुत सारे लोग आज भी हाँ यूजर नेम एडमिन यूज करते हैं, या डिफॉल्ट यूजर नेम होता है बेसिकली एडमिन का, उसको हमें यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारा डिफॉल्ट यूजर नेम बनता है उसको, उसके थ्रू एक न्यू यूजर नेम क्रिएट कीजिए। ठीक है, और उसको एडमिन क्रेडेंशियल्स दीजिए, और पुराने वाले जो यूजर है उसको उड़ा दो। ठीक है, ऐसा इसलिए, एक तो ये कि वो डिफॉल्ट यूजर एडमिन नाम का होता है, या मान लो और किसी और नाम का भी है तब भी ऐसा करो। उसका रीजन ये है कि जब भी आपको वर्डप्रेस के अंदर आईडीज बनती है डेटाबेस के अंदर यूजर्स में, ठीक है, तो वो जो पहला यूजर होता है ना, डिफॉल्ट यूजर, वो ना बहुत केसेस में आपका जो अटैकर है वो आपको यूजर को डिटेक्ट कर पाता है कि इसका यूजर नेम क्या है। अब मान लो उसको यूजर नेम पता लग गया कल को, तो उसका आधा काम तो हो गया कि भाई यूजर नेम पता लग गया। अब उसको पासवर्ड ढूंढना है कि आप पासवर्ड के लिए कुछ और काम करना है बेसिकली। तो हम उसका काम मुश्किल करना चाहते हैं, तो मुश्किल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूजर नेम को चेंज कर देंगे। और जो उसके यूजर नेम है, जो आपका पब्लिक यूजर नेम है, फॉर एग्जांपल आपका पब्लिक नेम है, जैसे मेरा पब्लिक नेम है भव्य डावर। ठीक है, तो मैं कभी भी भव्य डावर के नाम से यूजर नेम नहीं बनाता जिससे मैं लॉगिन करता हूँ। मेरा जो यूजर नेम होता है बी एडमिन फॉर एग्जाम्पल, या मैं किसी और नाम से बनाता हूँ, और मेरा जो पब्लिक ऑथर नेम होता है वो कुछ और होता है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उनका पब्लिक ऑथर नेम और जो यूजर नेम सेम होता है। तो हम लोगों को अलग अलग बनाना है बेसिकली। अगला है मेरा चेंज द डिफॉल्ट प्रीफिक्स ऑफ द डेटाबेस टेबल्स। ओके, देखो क्या होता है कि आपने बहुत बार देखा होगा कि डेटाबेस टेबल्स का कुछ प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स मतलब आपने देखा होगा जितनी भी, अगर कभी किसी ने PHP MyAdmin को एक्सेस किया है, तो जितनी भी टेबल्स हैं वो WP अंडरस्कोर से स्टार्ट होती है डिफॉल्ट। ठीक है, तो बेसिकली वो भी एक दिक्कत है अपने आप में। अगर यूजर को, जो अटैकर को पता है कि आपके डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स हैं,
तो भी वो कुछ एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी लगा के कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसको सिक्योर करने के लिए क्या करते हैं, जो भी जो प्रीफिक्स है वो चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आगे WP है, हम क्या करते हैं, हम लोग लिखेंगे WP123 या मतलब कोई कुछ भी और मुश्किल सा समथिंग। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट का नाम है softsolver.com, मैं लिखूंगा SS_, मैं WP को चेंज करके, ठीक है। तो यूजर कभी सोच ही नहीं पाएगा कि मेरा डेटाबेस के टेबल्स का नाम क्या है। और इसके लिए अगर आप एक न्यू इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो न्यू इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही एक ऑप्शन आता है जिससे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब जब भी आप अगर सॉफ्टवेयर के लिए से कर रहे हो तो एडवांस में जाके ऑप्शन आता है कि वहां पे आप WP_ को चेंज करना चाहते हो, कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुके हो या यूज कर रहे हो तो एक प्लगइन अवेलेबल है WP प्रीफिक्स चेंजर प्लगइन, ठीक है। तो इस प्लगइन को यूज करके आप चेंज कर सकते हो कोई भी, मतलब किसी भी तरीके से आपका जो प्रीफिक्स चेंज करना हो आपको इसको। अगला जो मेरा पॉइंट है वो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एड्स अ लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू द विद लॉगिन मॉड्यूल, ठीक है। अब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, जीमेल हम लोग सब लोग यूज करते हैं, ठीक है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि हम लोग दो चीजें यूज करते हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए। ऑथेंटिकेट का मतलब है जो सर्वर है वो मेरे को पहचानने के लिए, वो मेरे को जानने के लिए मेरी दो चीजें यूज करता है, ठीक है। दैट इज लाइक समथिंग यू नो एंड समथिंग यू हैव। लाइक समथिंग यू नो इज अ पासवर्ड, ठीक है, जो कि आप तो हमेशा करते ही हो। अगर जब भी हम पहले करते थे तो समथिंग यू नो करते थे खाली, तो उस केस में क्या होता था, खाली पासवर्ड डालते थे और एंटर मारते हैं, लॉगिन हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब वन फैक्टर ऑथेंटिकेशन कि एक ही फैक्टर यूज करते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है हमारा, समथिंग यू हैव। समथिंग यू हैव कैन बी योर मोबाइल फोन, ठीक है। समथिंग यू हैव कैन बी योर जीमेल अकाउंट, एनीथिंग, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आप गूगल ऑथेंटिकेटर के थ्रू या किसी भी ईमेल्स के थ्रू या SMS के थ्रू भी आप लोग एक ओटीपी या वन टाइम जो पासवर्ड होता है उसको जनरेट करवा के अपने पास भेज सकते हो, और उसके बाद आप ऑथेंटिकेशन की अलग से एक जो लेयर है वो ऐड कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। इसके लिए भी एक प्लगइन अवेलेबल है जो फ्री प्लगइन है, यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्लगइन, ठीक है। तो इसको आप यूज कर सकते हो और इस तरीके से आपको ये वन टाइम पासवर्ड मांगेगा। ये पासवर्ड डालने के बाद ये स्क्रीन आती है उस केस में, तो क्या होगा कि यूजर कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएगा अगर उसको पासवर्ड भी पता लग जाए कल को कभी, ठीक है। अगला पॉइंट, अब बात करते हैं हमारी MySQL डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग प्रिविलेजेस की बात करते हैं, डेटाबेस के प्रिविलेजेस होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो जब भी हम लोग एक यूजर क्रिएट होता है, जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा इसका लाइव डेमो दे देता हूँ, ठीक है। देखिए, हाँ जी, मैं डायरेक्टली गया, पहले आता हूँ मैं MySQL डेटाबेसेस में, ठीक है। मैं चेक करता हूँ कौन कौन से डेटाबेसेस बने हुए हैं मेरे यहाँ पे। ये सारे डेटाबेसेस हैं, ये सारे यूजर्स हैं मेरे पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक ये डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रिविलेजेस का ऑप्शन जो होता है वो यहाँ पर होता है। फॉर एग्जांपल मेरे को इस जो यूजर है और इसकी प्रिविलेजेस चेंज करनी है यहाँ पर, तो मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये सारी प्रिविलेजेस मैंने अभी दे रखी हैं इसको। ये सारी प्रिविलेजेस कभी भी ना आपको इंस्टॉल करने के बाद जरूरत ही नहीं पड़ती असलियत में, ठीक है। और अटैकर जो है वो इसका फायदा उठाता है हमेशा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ 4 ही प्रिविलेजेस को ऑन करेंगे, दैट इज सिलेक्ट, डिलीट, इंसर्ट एंड अपडेट, और बाकी सबको ऑफ कर देंगे, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, सिलेक्ट, जो भी मैंने आपको 4 बताई हैं वो आप उसको ऑन कर लीजिए, ठीक है, और बाकी सबको ऑफ कर लीजिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, लेकिन जब भी आप वर्डप्रेस को अपडेट करते हो या थीम्स या प्लगइन्स को अपडेट करते हो, उस केस में मुझे
और भी जो यहाँ परमिशंस हैं उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर आपको नॉर्मल यूसेज करना है तो आप उसको हटा के चलिए, और जब भी आपको कुछ अपडेट करना हो तो उस टाइम खाली उसी टाइम के लिए आप थोड़ी देर के लिए परमिशन दे दो सारी, और फिर वापस से निकाल लो परमिशंस। परमिशंस हम जितनी कम देंगे अपनी एप्लीकेशन को, उतना वो स्मार्ट हो जाएगा अपने आप में, और जितना वो स्मार्ट होगा उतना कम उसके चांसेस हो जाएंगे कि हैक होने के। क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस जो चलता है, जो हैकिंग में हम लोग करते हैं, सिक्योरिटी में हम लोग कम से कम प्रिविलेजेस देते हैं एक यूजर को, कि ताकि वो ज्यादा चीजें छेड़खानी कर ही ना पाए बस से। छेड़खानी नहीं कर पाएगा तो कभी वो हैक नहीं कर पाएगा उस केस में, ठीक है। तो अगला पॉइंट मेरा क्या है, ठीक है। इसके बाद क्या है, डिसेबल फाइल एडिटिंग बाय एडिंग दिस कोड टू द wp-config.php। ये कोड है बेसिकली, जैसे आप करते हो कि भाई हम लोग वर्डप्रेस में जाके थीम की फाइल्स को एडिट कर पाते हैं, ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं। मान लो कोई कोई बंदा आपके वर्डप्रेस पैनल को हैक कर चुका है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो वो ज्यादातर क्या करता है, थीम्स और प्लगइन्स की फाइल्स के अंदर ही घुस के ना वो कुछ ना कुछ एडिटिंग करके और आप अपना कोड डाल देता है, ठीक है। या तो वो हमेशा मेल भेजते रहते हैं बैठ के, ठीक है, या वो आपकी साइट को रीडायरेक्ट कर देते हैं, और अब जिंदगी भर लगाया था ढूंढने में कि भाई मेरा कोड कहाँ पर है एग्जैक्टली, कहाँ से ये आपका जो कोड है रीडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप पहले से ही प्रिवेंशन ले लो। प्रिवेंशन क्या है कि जो wp-config.php फाइल है, जो हम लोगों के होता है फाइल, जो आपके डायरेक्टरी के अंदर पब्लिक एचटीएमएल में रहती है फाइलें, ठीक है, इसको एडिट करके ये वाला कोड आप उसमें ऐड कर दो। जैसे ही आप ऐड करोगे तो जितनी भी थीम एडिटिंग है या प्लगइन की एडिटिंग है वो आपके डैशबोर्ड पैनल से, आपके वर्डप्रेस पैनल से वो ब्लॉक हो जाएगी, और उसके बाद आप थीम और उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। तो ये एक सिक्योरिटी आप लगा सकते हो अपने भाई वन डाउट है इसमें। हाँ जी बताइए। लेकिन जैसे आप करें कहा कि हम प्लगइन में डब्ल्यू कॉन्फ़िगर में फाइल ये कोड डाल दें, लेकिन ये हैकर को भी तो पता होगा, वो हमारा प्लगइन भी तो इंस्टॉल कर सकता है ना हमारी फाइल को चेक करने के लिए। प्लगइन इंस्टॉल कर सकता है। अब बात ये है कि भाई हमने इसके थ्रू एक तरह की जो सिक्योरिटी है वो ऐड की है, ठीक है। अब उसके लिए आपको कुछ और सोचना पड़ेगा बेसिकली। वो कर सकता है प्लगइन, वो ऐड कर सकता है नया प्लगइन, लेकिन वो एडिटिंग नहीं कर पाएगा अगेन। बहुत सारे अटैकर्स क्या करते हैं, मतलब फाइल मैनेजर का प्लगइन ऐड कर सकता है ना, फाइल मैनेजर का प्लगइन वो ऐड कर सकता है, राइट, ऐड कर सकता जिसको है। तो फिर वो हमारी सारी कॉन्फ़िगर फाइल वगैरह चेक कर ले। हाँ वो इवन एक काम भी कर सकता है। आपने तो खाली मेरे को फाइल मैनेजर का मेरे को बताया प्लगइन, ठीक है, लेकिन फाइल मैनेजर के बाद भी आपको एक और चीज है, जैसे कि वो अपना खुद का ही प्लगइन बना के और उस प्लगइन के अंदर कोड डाल के अपलोड कर दे आपके पास, और वो भी चल जाए। तो वो तो ऐसा भी कर सकता है। तो उसके लिए अलग अलग तरीके की सिक्योरिटीज हैं जो हम सोचना पड़ेगा हमें उसके बारे में। हमने ऑलरेडी हम जिस लेवल तक सिक्योर कर सकते हैं वो कर पाएंगे हम लोग इसीलिए उसको, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू। ओके, आगे क्या है, हम लोग क्या करते हैं। अब आपने देखा होगा बहुत सारे अटैकर्स क्या करते हैं, आपने कभी ये चीज नोटिस भी नहीं की होगी, जो भी अपलोड्स वाला फोल्डर होता है हमारा, ठीक है, अपलोड्स वाले फोल्डर के अंदर अपने ना पीएचपी के जो वायरसेस होते हैं, मैलवेयर्स होते हैं, वो बेसिकली अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स में, आप देखना कभी भी कि अगर आपकी साइट कभी हैक हुई है तो अपलोड्स में जाइए और आप ना कोई भी पीएचपी की फाइल वहां पे सर्च कीजिए, शेल आपको अपलोड जरूर, होता है इसी से। हाँ शेल अपलोड होता है। बेसिकली जो शेल होता है वो एक तरह का मालवेयर वायरस होता है, जिससे कि पूरा सर्वर आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है उस केस में, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर वो मान लो हमारे किसी प्लगइन की गलती की वजह से वो शेल या वायरस अपलोड करने में सक्सेसफुल हो भी गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो फाइल चले ना। अगर वो फाइल चलेगी नहीं ना तो फिर भी वो कुछ नहीं कर पाएगा एक तरह से। तो ये कोड है जो कि आप वहां पे htxs फाइल बना के ये कोड वहां पे आप डाल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो पीएचपी की फाइल्स हैं उनको डिनाई कर दे चलाने से, मतलब इस फोल्डर के अंदर जो भी पीएचपी की फाइल्स हैं वो एक्सेसिबल ना हो, क्योंकि अपलोड्स में हम पीएचपी की फाइल्स डालते नहीं जनरली, हम तो जेपीजी और पीएनजी फाइल्स डालते हैं बेसिकली। तो इसके थ्रू हम पीएचपी फाइल्स को ब्लॉक कर सकते हैं और इसको इनएक्सेसिबल कर सकते हैं, जो कि एक जो वायरसेस है या जो शेल्स हैं उससे हमको सिक्योर कर देता है वो चीज। अगला है बेसिकली अच्छा, कैप्चा। ये वाला काफी अच्छा था, कौन सा क्योंकि पीछे वाला? आप, हाँ,
क्योंकि कई बार क्या होता है, आप लोग ग्रुप से थीम उठा लेते हो कहीं से भी, राइट सर। और आपको श्योर नहीं होता कि क्योंकि यूजली जो भी शेल अपलोड करते हैं, मैंने एक वेबिनार किया था एक बार जब मैं पहले करता था एसक्यूएल इंजेक्शन, तो कि शेल कैसे अपलोड करते हैं, शेल कैसे करते हैं, तो वो बेसिकली पीएनजी फाइल या जेपीजी फाइल ही अपलोड करके उसको रीनेम कर देते हैं .php में अपलोड्स में, ठीक है। राइट बेसिकली वो होता अपलोड से ही है, शेल हाँ जी शेल जो भी इंजेक्ट होता है हाँ जी हाँ जी वो अपलोड से ही होता है। अगर आप htaccess में उसको डिनाई ही कर दोगे हाँ तो जी। वो शेल अपलोड तो कर देगा बट वो उसको रन नहीं कर पाएगा, तो दैट्स अ गुड थिंग। राइट सर। प्लीज ठीक है, हाँ जी। ओके। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है कि ऐड कैप्चा और सिक्योरिटी क्वेश्चन टू द लॉगिन, साइन अप एंड कमेंट एंड द अदर यूजर इंटरेक्टिव पेजेस। इसके लिए मैं एक प्लगइन यूज करता हूं, दैट इज नो कैप्चा रिकैप्चा, जो मेरा फेवरेट प्लगइन है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हर एक चीज पे कैप्चा आ जाता है। अब इसका फायदा क्या, अब बहुत लोग सोचते हैं कि कैप्चा क्यों यूज करते हैं वगैरह वगैरह। तो बेसिकली क्या है कि जैसे कि आपका लॉगिन पेज है, मान लो मुझे यूजर नेम पता लग गया कि यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड नहीं पता मुझे अभी, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक ब्रूट फोर्स नाम का अटैक होता है या डिक्शनरी अटैक होते हैं, जिसमें मैं क्या करता हूँ कि वेरिएशंस बना के वहां चेक करता हूँ कि पासवर्ड ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ठीक है। तो जिससे कि मेरी साइट और भी मतलब अगर उसको मान लो कि मैंने पासवर्ड कोई वीक सा यूज कर रखा है, तो उस केस में क्या होगा कि मेरी साइट ऑलरेडी हैक हो जाएगी और उसमें मेरे को उसका पासवर्ड पता लग जाएगा। तो इन दैट केस उसको सिक्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन और कमेंट फॉर्म में हम लोग कैप्चा को ऐड कर देते हैं, ठीक है। कैप्चा की वजह से वो बार बार उस पेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा बिना परमिशंस के, और वो जो आपका अटैक है वो बच जाएगा बेसिकली एक तरह से, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या है कि हम ना फाइल परमिशंस को भी ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे कि हम अपने जो WP फाइल स्ट्रक्चर को और भी अच्छा इंप्रूव कर पाए, ठीक है, तो और भी सिक्योर कर पाए। ये एक वर्डप्रेस की डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है बेसिकली ये, लेकिन वर्डप्रेस रिकमेंड करता है ये ऐसा। ये मैंने वर्डप्रेस के जो डिफॉल्ट ब्लॉग है उसी से ही निकाला है, ठीक है। तो क्या है कि ये फोल्डर्स और फाइल्स की ऐसी परमिशंस हैं जो मतलब बहुत अच्छी हैं सिक्योरिटी के लिए। अब बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि परमिशंस कैसे चेंज करते हैं और कहाँ से देखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ एक बार कि परमिशंस कैसे चेंज की जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने सी पैनल के अंदर हैं, फाइल मैनेजर में जाते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने पब्लिक एचटीएमएल में आ गया मैं। आप देख रहे हो कि हर एक उसके आगे एक परमिशन लिखी हुई है, दैट इज 755, ठीक है। ये फोल्डर्स की परमिशन है, ये फाइल्स की परमिशन है, ठीक है। आप देख रहे हो कि आप की बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि htaccess फाइल की जो परमिशन है वो 600 होनी चाहिए, और जो wp config फाइल की जो है वो 600 होनी चाहिए दोनों की। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो htaccess फाइल की परमिशन होती है 644 होती है, ठीक है। और wp config फाइल की भी जो परमिशन होती है 644 होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे चेंज करना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ बोलूंगा चेंज परमिशंस, और यहाँ पे लिख दूंगा बेसिकली 600 कर दूंगा, इसको 600 होगी फाइनली, और इसको चेंज करके यहाँ पे कर दूंगा। इसका फायदा क्या है कि देखो क्या होता है कि जब भी अटैकर हैक करता है ना, तो हमेशा ना WP config फाइल को ही चेंज करने की कोशिश करता है। ये एक उसकी भी उस चीज की रेमेडी भी हो सकती है, जो कि अभी एक बंदे ने सवाल पूछा था कि भी अगर कोई फाइल मैनेजर का प्लगइन इंस्टॉल कर ले और उसके बाद वो फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करे, एडिट करने की कोशिश करे, तो ये एक तरह की रेमेडी हो सकती है उसके लिए कि वो इस फाइल को उसके बाद एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस यूजर के परमिशन ही नहीं है उस फाइल को एक्सेस करने की, क्योंकि मैंने खाली इसी सिस्टम को एक्सेस दिया है इस केस में। तो इससे भी सिक्योरिटी बहुत अच्छी बन सकती है। तो इस तरह की परमिशन आप यूज कीजिए। 755 फॉर द फोल्डर्स, 644 फॉर द फाइल्स, 600 फॉर द WP config फाइल, एंड और 600 ही आप यूज कीजिए htaccess फाइल के लिए, ठीक है। मींस इसमें जैसे कि हम अपने सी पैनल से लॉगिन करेंगे तो हम चेंज कर पाएंगे, लेकिन कोई और बंदा चेंज नहीं कर पाएगा। राइट सर, राइट, ठीक है। इसके बाद सबसे कॉमन अटैक, क्योंकि ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि सबसे कॉमनली यूज अटैक है बेसिकली, जो कि एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स है।
ठीक है, इसका मेरे पास एक मैनुअली कोड है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, एक बार मैं राजेश सर से बात करके, ठीक है, कि ये ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप इसको अपनी HTXS फाइल में डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इस कोड को HTXS फाइल में डालते हो तो आपकी वेबसाइट 95% SQL इंजेक्शन अटैक्स को झेल पाएगी और उसको रिमूव कर देगी बेसिकली। तो ये मैं जो फाइल है, ये जो कोड है बेसिकली, इस कोड को मैं एक बार ग्रुप पे डाल दूंगा और आप लोग फिर वहां से बैठ के यूज कर सकते हैं उस चीज को। अगली चीज, फायरवॉल एंड द मालवेयर स्कैनिंग यूजिंग द वर्ड फेंस। अगर आप कोई VPS यूज कर रहे हो या आपका खुद का VPS है तो उस केस में आप मॉड सिक्योरिटी यूज कीजिए, ठीक है, या आप IP टेबल्स यूज कीजिए रूल्स बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप शेयर्ड होस्टिंग यूज कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक वर्ड फेंस नाम का प्लगइन है या सुक्री नाम का भी अच्छा प्लगइन है, दैट इज आल्सो गुड, ठीक है। दोनों प्लगइन्स आप यूज कर सकते हो। इसमें क्या है, दो चीजें मेरे को इसकी बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो फायरवॉल तो है ही अच्छी, ठीक है, और दूसरी चीज जो मालवेयर स्कैनिंग है वो बहुत अच्छी है इनकी। जैसे ये क्या करता है कि ये ना डिफॉल्ट वर्डप्रेस की फाइल से आपके कोड को चेक कर लेता है। ये आपको तब भी यूज करेगा जब आपका साइट कोई हैक हो जाती है। मान लो आपकी साइट हैक हो गई है, ठीक है, आप चाहते हो उसको रिकवर करना, सबसे पहले ना इस प्लगइन को इंस्टॉल कर दो उसके अंदर और इसके अंदर स्कैनिंग को ऑन कर दो। जैसे ही स्कैनिंग करोगे ना तो वो डिफॉल्ट वर्डप्रेस फाइल की आपकी फाइल्स को चेक करेगा, मैच करके देखेगा कि जो कोड है वो सेम है या छेड़ा हुआ है। और जहां जहां पर कोड को छेड़ा हुआ होगा तो वो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो अटैकर है उसने ये वाला कोड डिलीट किया है या उसने ये वाला कोड ऐड किया है, ठीक है। तो उससे आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि मैं इस साइट को कैसे रिकवर करूंगा। तो ये प्लगइन मेरे को रिकवरी करने में बहुत हेल्प करता है। मेरी वेबसाइट एक दो बार बहुत पहले हैक हुई थी, ठीक है, और हम लोग किसी के लिए भी अगर हम लोग रिकवरी करते हैं, क्योंकि हम लोग सर्विसेज करते हैं ऐसी ना, तो इन दैट केस क्या है कि हम लोग किसी के लिए वेबसाइट रिकवर करते हैं तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि इस प्लगइन को इंस्टॉल करता हूँ और इस प्लगइन के अंदर सब कुछ देख लेता हूँ कि भाई क्या क्या फाइल्स क्या क्या चेंज किए हैं अटैकर ने। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि भाई बंदे ने क्या किया होगा, क्या हैक किया होगा जिसकी वजह से उसने साइट हैक की है, और प्लगइन्स, उसके बाद मैं प्लगइन्स की वल्नरेबिलिटी चेक करता हूँ जो कि हम लोग अभी देख चुके हैं, ठीक है। और भी डिटेल में काफी चीजें होती हैं जो कि अगर काली लिनक्स का नाम सुना हो आपने, ठीक है, बहुत सारे वहां पर ऐसे एप्लीकेशन है जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज में आते हैं, ठीक है, वो भी आप कुछ यूज कर सकते हैं। अभी मैं इतना डिटेल में नहीं आ सकता, ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ बेसिकली इस चीज के लिए। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इम्प्लीमेंट ऑटो बैकअप प्लगइन, ठीक है। मैं एक बैकअप बडी नाम का एक प्लगइन है जो कि बहुत रिकमेंड करता हूँ कि भाई इसमें इसका फायदा ये है कि बैकअप्स बहुत अच्छे इम्प्लीमेंट करता है, और इसमें आप गूगल ड्राइव और Amazon AWS को भी आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली आपका बैकअप लेके वहां पर स्टोर होता है डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, जैसा आप चाहें, ठीक है। तो ये प्लगइन भी मेरे पास अवेलेबल है, इन केस एनीवन नीड्स इट तो यू कैन पिंग मी और एक बार सर से बात कर सकते हैं इसके लिए। एनी क्वेश्चंस नाउ? आप अपने एक एक करके अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भाई किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो कंक्लूड करते हैं सेशन। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कंक्लूड करते हैं। रिकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर अगर कोई क्वेश्चन आएगा ठीक है तो सर, आप लोग अगर किसी का कोई क्वेश्चन आता है तो आप ग्रुप पे डाल सकते हैं। भाई एक आई विल बी देयर टू कमेंट ऑन इट। यस अभिषेक। मैंने अभी वो वाला जो आपने कहा था प्लगइन यूज करता था WP एडमिन के लिए, मैंने जस्ट अभी उसका प्रैक्टिकल करके देखा है तो वो हो गया है। लेकिन उसमें मैं पहले जो प्लगइन के थ्रू करते थे उसमें WP एडमिन की जगह जैसे मैं WP कुछ और लिखता हूँ तो उसमें PHP नहीं लगाना पड़ता था, ठीक है। मैंने जब अभी उसका प्रैक्टिकल करा है तो मुझे उसमें .php भी लगाना पड़ रहा था। ऐसे ही होगा? देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जो WP login.php एक फाइल है, ठीक है, WP एडमिन से वो रीडायरेक्ट होती है। जब भी आप WP एडमिन लिखते थे ना तो वो जाती थी WP login.php जाती थी, ठीक है। तो क्या है कि आप WP login.php से भी एक्सेस कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है। WP एडमिन से सिर्फ रीडायरेक्ट होता था, तो WP एडमिन तो जाएगा WP login.php पे ही।
लेकिन आपने wp login.php को ही चेंज कर दिया है, आपने wp secure.php कर दिया है, तो कोई भी अटैकर, कोई भी यूजर उसको देख नहीं सकता कि भाई ये कहाँ से लॉगिन होगा इस केस में। ओके, मतलब WP एडमिन जो हम लिखते थे वो हमारे रिडायरेक्ट होता था WP वो एडमिन बस खाली रिडायरेक्ट के लिए काम आता था। हाँ, वो बस खाली 301 रिडायरेक्ट ठीक है, लगा। अभी जस्ट मैंने उसका प्रैक्टिकल करा है ना, इसलिए पूछ रहा था। हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि मैं इसके लिए अब तक प्लगइन यूज करता आ रहा था। नहीं, प्लगइन्स मत यूज कीजिए। प्लगइन हैवी कर देंगे यार साइट को। हमने जितने भी चीजें देखी है ना अभी, तो ये सारे काम आप मैन्युअली कर सकते हो, विदाउट प्लगइन भी कर सकते हो। htaccess में कोड डाल दो एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए। हाँ, तो मैं एसक्यूएल इंजेक्शन का कोड तो अभी शेयर कर दूंगा, मतलब वो भी अच्छी सिक्योरिटी ऐड करेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई पूछ सकता है तो। ठीक है सर, कंक्लूड करें फिर? हाँ जी चलिए ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। ओके।